हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और आपके कहे अनुसार आपके सारी समस्याओं का समाधान लेकर आज हम आ चुके हैं। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सारे बच्चों की परेशानी होती है, सर अभिक्रियाएं नहीं समझ में आती, सर समीकरण कैसे बनाए ये नहीं समझ में आते। आप उसको बताइए कि हम इसको और अच्छे से कर सके। तो बच्चा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे तो 100% ये चैप्टर आपको बहुत क्लियर आएगा। और इस चैप्टर के लिए आज हम फाइनल शॉट लेके आए हैं कि ये चैप्टर एक ही वीडियो में आपको बहुत अच्छे से आ जाए। अगर इसके लिए आपको बस पूरा वीडियो देखना है, और ये सबसे सरल तरीका है, क्योंकि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन ये होता कि हम कैसे पता करेंगे कि हम इसको अच्छे से कर जाए। तो याद रखिएगा, ये 2021-22 21 में आप देखिए बहुत लोग के बच्चों का अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो गया है अभी 15 नवंबर के आसपास से, किसी का 16 नवंबर से, किसी का 20 नवंबर से। तो जो भी मेरे बच्चे जिनका भी अभी हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है, उसको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करिए। अगर कोई डाउट्स है तो जो बच्चे मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं वो वहां भी अपने डाउट्स क्लियर करा देते। जैसा कि आप देखें डाउन नट्स, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सब को डाउट करने का काम हम लोग का है। ओके। और वार्षिक परीक्षा हेतु ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आइए हम आज की क्लास में बताएंगे कि आपको इस चैप्टर में क्या और कैसे पढ़ना है। तो अगर हम सबसे पहले तैयारी की बात करें तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, फंडा नंबर 1, पेपर का पैटर्न। फंडा नंबर 2, रासायनिक अभिक्रिया। फंडा नंबर 3, संतुलित अभिक्रिया। फंडा नंबर 4, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। फंडा नंबर 4, अभिक्रियाओं के प्रकार। फंडा नंबर 5, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। और लास्ट फंडा नंबर 6, ऑक्सीकरण के प्रभाव। बस अगर इतनी चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो 100% बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जब भी इस चैप्टर की बात होती है तो समझ नहीं आता क्या पढ़े, तो इसीलिए हमने सबसे पहली टॉपिक रखी पेपर का पैटर्न। अगर हम अपने इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से मुख्यतः पेपर जो है वो बहुविकल्पी। अगर हम बात करें तो सामान्यतः एमसीक्यू की बात होती है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस आते हैं। एमसीक्यू बेस में हमें याद रखना होता है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कैसा है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ मिलते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। उन पदार्थों के मिलने के पश्चात जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। ये बातें हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा है
अति लघु। इससे अति लघु बहुत कम बनते हैं। सबसे ज्यादा जो बनता है वो आता है अभिक्रियाओं को संतुलित करें। सबसे ज्यादा जो इस चैप्टर से बनने वाला क्वेश्चन है और हम लोग की सबसे बड़ी डाउट्स है, इसीलिए देखिए डाउट हम टी शर्ट पहन के पढ़ा रहे हैं कि आपको याद रहे। जो सबसे बड़ी डाउट्स है वो यही है कि हमें ये चीजें नहीं याद हो पाती। उसके बाद हम और आगे चलेंगे तो सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो पाया था कि जब अभिकारकों का परिवर्तन, किसका, अभिकारकों का परिवर्तन उत्पाद में होता है और नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, ऐसे पदार्थों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसे पदार्थों को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके लिए याद रखना है कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को समझना है तो सबसे ज्यादा हमें यही संतुलित करना होगा, जिसमें याद रखना होगा कि अभिकारकों में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या, उत्पादों में है जितनी संख्या, उन दोनों की संख्याओं का योग हमेशा इधर और उधर बराबर होना चाहिए। जो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नियम का पालन करती है उसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन बनेगा कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किस नियम का पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं अगर उनको नहीं पता है, वैसे हमारे ज्यादातर बच्चों को पता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हम लोगों ने याद किया था कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमने पाया कि यदि अभिकारक में जितने भी द्रव्यमान होंगे उनको R से, उत्पाद में जितने भी द्रव्यमान होंगे P से, दोनों के मान लगभग क्या होंगे, लगभग क्या, पूरे बराबर होते। मान लो 450 ग्राम इधर है तो 450 ग्राम उधर भी होना चाहिए। तो ये किस नियम का पालन किए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के प्रकार। तो याद करिए जो बच्चे हमारे हैं, हमने टोटल 10 प्रकार बताया था, लेकिन आज जो कि फाइनल शॉट है तो कोशिश कीजिए लगभग 5 तो कभी नहीं भूलिएगा। दो एक्स्ट्रा और लेते। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको जोड़ने पर उनका जो मान है वो इक्वल होना चाहिए, वो ही संयोजन या योगात्मक होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो जो दूसरा है बच्चा, उसे वियोजन मतलब अपघटन, या तो संयोजन योगात्मक अभिक्रिया और या तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन, जब एक अधिक सक्रिय धातु दूसरे को विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को ही विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन का मतलब है कि जब दो अलग अलग एक दूसरे को विस्थापित करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। और लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद आपको याद होगा छठवां, इस क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और हमारे बच्चे जानते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करे, क्या करे, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऐसी अभिक्रिया को ही ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा ले, ऊष्मा का अवशोषण, ऐसी अभिक्रियाओं को ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
अब हम बार बार बात करें अभिक्रिया अभिक्रिया अभिक्रिया, तो अभिक्रिया को प्रभावित भी करते हैं, मतलब अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, तो वो है प्रभाव। किसके द्वारा? तो किसके द्वारा है बेटा? या तो ताप के कारण, या तो दाब के कारण, या तो उत्प्रेरक के कारण, या तो पदार्थ के सांद्रण के कारण। ये 4 कारण हो सकते हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या करते? प्रभावित करते। और इन्हीं प्रभावित करने वाले को ही कहा जाता है कारक। ऑक्सीकरण के 2 प्रभाव आपको बताए थे। एक बताया था संक्षारण और एक बताया था विकृत गंधिता। बताइए। अब सवाल होगा सर आज मेरा न्यू एडमिशन है, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, तो सर हम कैसे इन सारी चीजों को तैयार करेंगे? तो उन बच्चों के लिए जो आज हमसे जुड़ रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए बता दे, अगर आप हमारे सफलता बैच से जुड़ेंगे, ये डाउननट द्वारा चलाया गया बिल्कुल नया कोर्स है। जिन बच्चों का सब कुछ छूट चुका है, जिनको बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अगर आप चाहते हैं आपके हाफ ईयरली या एनुअल में अच्छे मार्क्स पाना, तो आप सफलता बैच से जुड़िए। ये डाउननट का सबसे नया कोर्स का बैच है, जल्दी से आप जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करें, ये सबसे सस्ती गारंटी है कि अगले साल आपके कोर्स में जो बच्चे 9 to 12 में क्लास करना चाहते हैं, इससे जी और नीट एडवांस तैयारी भी हो सकती है, या होती है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल न्यू कोर्स है। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आ रहा है वो बिल्कुल इसमें तैयार हो जाइए, सफलता बैच है। अब सवाल होगा सर सफलता बैच में हमें मिलेगा क्या क्या? तो डाउननट के द्वारा इसमें डेली क्लासेस चलेगी, मतलब क्लास आपकी एक भी मिस नहीं होगी। कुछ बच्चों की शिकायत होती थी सर क्लासेस वगैरह रोज नहीं चल रही है, तो आप उस चीज से बिल्कुल हट जाइए, उस चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप इस बैच से ज्वाइन करेंगे तो आपको डेली क्लास मिलेगी। और हमें तैयारी के लिए क्या चाहिए? प्रीवियस पेपर, ये पिछले सालों के पेपर आपको इसमें प्रोवाइड होंगे, जो आपके एग्जाम में और आपकी पढ़ाई में और भी अच्छे मार्क्स आपको लाके देंगे, ये गारंटी है। एवरीडे होमवर्क हम लोग की सबसे बड़ी समस्या, हम लोग रोज पढ़ते हैं लेकिन होमवर्क नहीं करते। बेटा होमवर्क नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस कहां से होगी? और तुम तो मेरा नेचर जानते हो, हम रोज पढ़ाते, रोज होमवर्क देते। होमवर्क देने का यही फंडा होता है कि आप अपनी चीजों को अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, डाउट सॉल्विंग, आपके जितने भी डाउट्स हैं, अगर डाउट्स ही रह जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो जैसा कि टॉपिक है डाउट नट्स, मतलब आपके सभी डाउट्स को नट मूंगफली की तरह एकदम तोड़ के रख देंगे, एकदम इजी समझे? ये हमारी पॉलिसी है, बिल्कुल मत घबराइए। टॉप बुक्स वीडियो सॉल्यूशन, आपको अच्छा से अच्छा वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे कर जाओगे बच्चा। प्रैक्टिस पेपर और टेस्ट सीरीज, ये तो आप जानते हैं कि जितना हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो सिर्फ पढ़ाई करें उससे कोई मतलब नहीं। अगर हम लोग क्या ना करें, उस चीज की प्रैक्टिस ना करें, टेस्ट ना दे, एग्जाम ना दे, एग्जाम इसीलिए होता है, इसलिए कि क्या आप पढ़ते हैं। क्योंकि आपके क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल तो रोज जाते लेकिन उनको आता जाता कुछ नहीं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, तो वो वहां भी पढ़ते हैं और घर पे भी पढ़ते, तो घर पे पढ़ते हैं और जब एग्जाम या टेस्ट वगैरह आते हैं तो अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो ये आपकी हमेशा है पॉलिसी, याद रखिएगा कि अगर आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हो, अगर वो टेस्ट में आप अच्छा दे रहे हो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये कुछ बच्चे हैं जैसे कमलप्रीत है, कोमल है, ऋषित है, ये बच्चे बहुत अच्छा इस चैप्टर इस प्लेटफॉर्म से किए हैं, और उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन सभी का नाम विद फोटो के साथ इस पे छपे। ये हमारी सभी से शुभकामनाएं हैं। मेरा आशीर्वाद है कि अगर आप इस सफलता बैच से जुड़ेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी और आप अच्छे से एग्जाम दोगे और आपके मम्मी पापा आप पे बहुत ज्यादा गर्व महसूस करेंगे। सवाल, सर इस बैच से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इस बैच से जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल करिए
जैसे ही इस नंबर पे कॉल करेंगे आपसे एडमिशन के लिए पूछेगा और जितनी भी फीस आपको बताई जाएगी, अगर आप शुभ 10 का प्रयोग करेंगे तो आपके फीस का 10% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप शुभम क्लासेस से जुड़े हैं, इसलिए आप हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों का देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, हो जाइए तैयार हमारे जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। इसमें कोई डाउट्स है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे जरूर कॉल करिएगा। आइए हम लोग अपनी टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग के टॉपिक का पैटर्न बहुविकल्पी था, अतिलघु था, ये हम लोग समझ गए, और ज्यादातर थी क्या? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग प्रकार पे ही देखते हैं। अगर हम अभिक्रिया के प्रकार को देखा जाए तो सबसे पहला ही है पहचान, कि हम उनको पहचानेंगे कैसे। हम उनको पहचानेंगे कि कैसे, कौन सी अभिक्रिया है। तो हम लोगों ने याद रखा था कि जो अभिक्रिया का नाम है सबसे पहला युगात्मक। युगात्मक अभिक्रिया को याद रखना है कि अभिकारक में क्या होना चाहिए, या तो दो से अधिक। उदाहरण जैसे अगर हम बात करें एक छोटे से उदाहरण की, तो इधर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, मतलब तीर के पहले दो हो गए। जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। अभी आप फिलहाल दो को लेके चलो, ठीक है? क्या ये बात पकड़ में आ रही है? उसके बाद उत्पाद में सिर्फ क्या हो, एक, कि अभिकारक में या तो दो या दो से अधिक हो, लेकिन उत्पाद में सिर्फ होना चाहिए क्या, एक। ऐसी अभिक्रिया को ही कहते हैं क्या, युगात्मक अभिक्रिया। ये वाला पार्ट मेरे बच्चे जानते हैं। इस वाले पार्ट को अभिकारक मतलब रिएक्टेंट कहते हैं, इस वाले पार्ट को उत्पाद मतलब प्रोडक्ट कहा जाता है। यही पहचान है। इसी का जो उल्टा करते हैं बेटा, वो वियोजन या अपघटन में करते। इसमें उल्टा, अभिकारक में एक होना चाहिए और उत्पाद में दो या दो से अधिक होता है। तो ये हो जाता है हमारा पहचान। बताइए क्या अब पहचान आपको समझ में आ रही है? अगर हम वियोजन की बात करेंगे तो वियोजन के 3 आधार हैं। सबसे पहला आधार है ताप द्वारा, ताप के द्वारा वियोजन। दूसरा है विद्युत के द्वारा, और तीसरा है प्रकाश के द्वारा। देखिए बच्चा, इन 3 के द्वारा वियोजन की अभिक्रिया होती है। जैसे सबसे पहला अगर हम ताप की बात करें तो आपको याद होगा CaCO3 को गर्म करेंगे। अगर कोई गर्म का पहचान पूछे तो ऐसे, तो उसको ताप दिए तो वो टूट जाएगा, और जब वो टूट जाएगा तो CaO और CO2 में टूटेगा। बताइए विद्युत, विद्युत जैसे H2O को जब आप विद्युत स्फुलिंग की क्रिया कराएंगे, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वो अपने अवयव में टूटेगा। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्या यह संतुलित है?
बिल्कुल नहीं है। इधर एक ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन है, तो क्या करे कि बच्चा उधर भी दो हो जाए? तो उसके लिए हम लोग को उधर भी क्या करना होगा बताइए? उसके लिए हम लोग को उधर भी दो लगाने होंगे। तो हम क्या करते हैं, दो यहां लगा दिए तो चार हो गया, दो यहां लगा दिए। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बैलेंसिंग वाले में। और तीसरा है प्रकाश, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, इसको जब सूर्य के प्रकाश में आप रखिएगा तो देखिएगा सिल्वर अलग टूट जाएगा और क्लोरीन की गैस उत्सर्जित होगी। अब फिर से इसको बैलेंस कीजिए तो उधर क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, इधर क्लोरीन की संख्या 1 है, तो क्या करें? कुछ नहीं करिए, यहां 2 लगा दीजिए। 2 लगाते ही सिल्वर हो गया 2, तो हम 2 यहां लगा दें, ये हो जाएगा बैलेंस। बताइए एकदम अच्छे समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो जो तीसरा है विस्थापन। अगर हम विस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे तो याद रखा है कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु, जैसे जरूरी नहीं धातु ही हो, सांद्रताएं भी होती, वो एक दूसरे को क्या करेंगी? विस्थापित करेंगी। जैसे अधिक सक्रिय कम सक्रिय को विस्थापित करेगा। अधिक सक्रिय का मतलब समझो बड़े भैया, और कम सक्रिय का समझो मतलब हम लोग छोटे भैया। तो छोटे भैया के आते ही बड़े भैया भाग जाते हैं या बड़े भैया के आते ही छोटे भैया भाग जाते हैं? क्या होता है? तो बड़े भैया के आते ही छोटे भैया भागते हैं ना, बिल्कुल सही। तो जब आयरन की क्रिया आप कॉपर सल्फेट के साथ करिएगा तो आयरन अधिक सक्रिय है और कॉपर क्या है? कम सक्रिय है। तो ये आयरन यहां आ जाएगा तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर अपने स्थान से हट जाएगा। इजी। इसके बाद याद रखना है चौथा, द्विविस्थापन, मतलब दोहरा विस्थापन, मतलब आयनों का विनिमय, मतलब आयनों का आपस में क्या होगा? विनिमय होगा। जैसे HCl है और NaOH है। अब हम याद रखिए कि HCl में H प्लस और Cl माइनस है, NaOH में Na प्लस और पूरा का पूरा OH माइनस है। तो आयन एक दूसरे को देंगे, प्लस वाला माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। तो ये जो प्लस है वो इस माइनस के पास आ जाएगा, ये माइनस इस प्लस के पास आएगा, आयन बदलेंगे तो NaCl प्लस HH मिलके H2O। बताइए क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ये बात समझ में आई? 4 रासायनिक अभिक्रिया उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। जिन भी बच्चों के डाउट्स है बच्चा प्लीज मैसेज कीजिए, हम आपके डाउट्स का वेट कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं जिन भी बच्चों के डाउट्स हैं। कोशिश करिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे ज्यादा इस चैप्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछने वाले क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के 2 रूप हैं, एक को कहते हैं उपचयन
जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन। बोले तो ऑक्सीकरण। उसके बाद यहां पे अपचयन, बोले तो रिडक्शन। अब सर पहचानेंगे कैसे कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है? तो एक छोटा सा फंडा इसमें भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो। फंडा था कि जब ऑक्सीजन ऐड हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़े, तो ही क्या कहिए, उपचयन या ऑक्सीकरण। तो एक में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अंतर क्या कहता है, और एक में जुड़ेगा तो एक में हटेगा, मतलब ऑक्सीजन रिमूव्ड हो। ठीक है, तभी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। उल्टा चलो, हाइड्रोजन रिमूव्ड हो, उल्टा क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ऐड हो। बताइए क्या ये लाइन क्लियर हुई? सर क्यों ना एक एग्जाम्पल से समझा देंगे तो और भी अच्छा होगा, है कि नहीं? आइए बच्चा एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए। आपके पास जो है वो जिंक है, और जिंक की क्रिया हम करा दे रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो ये इससे क्रिया कर जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन रिड्यूस हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया में पहचानिए कि किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। तो हमने क्या पाया, ये जिंक से ZNO हो गया, मतलब उधर ऑक्सीजन नहीं था लेकिन इधर ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है तो मतलब क्या, ऑक्सीजन जुड़ा, और जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा उसी को बच्चा कहेंगे क्या, उपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन। अब याद रखिएगा, जहां पे उपचयन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे मुख्यतः पाया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश वाले भी देख रहे हैं, वो भी समझे, इन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे जिंक ऑक्साइड था, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, रिडक्शन, मतलब अपचयन। अब ट्रिक क्या कह रहा है कि जहां पे रिडक्शन होगा वहां पे उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए ट्रिक याद रखिएगा कि हमेशा अभिकारक, बोले तो रिएक्टेंट, को ही देखें। मतलब या तो जिंक या तो सीओ को ही चॉइस करना है। सर कैसे, एक बात इसको समझाइए। तो याद रखिएगा कि अगर हम इसकी बात करें सर कैसे में, तो इनको समझाने के लिए हमें देखना होगा उनकी कुछ क्रियाकलाप। देखिए यहां पे ये उठा है जिंक से, अब पूछा है ऑक्सीडेशन किसका, तो ऑक्सीडेशन किसका, जिंक का। ये उठा है कार्बन मोनोऑक्साइड से, अपचयन किसका,
कार्बन मोनोऑक्साइड का। मतलब हमेशा आपको इस साइड ही देखना है, उस साइड आपको नहीं जाना है, वरना बच्चा गलत हो सकता है। और हमें एग्जाम में गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमें मार्क्स बहुत अच्छे लाने। ठीक, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम थोड़ा सा और आगे चले, जल्दी बेटा जल्दी। कोई डाउट है तो बताइएगा, फास्ट फास्ट। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है वो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जहां उष्मा का उत्सर्जन हो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ऐसी अभिक्रियाओं को ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आप सोचिए, आपके पास मीथेन है ना। अब मीथेन को आप ऑक्सीजन में जला दीजिए तो आपको अच्छे से पता है क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल मिलेगा, और क्या मिलेगी, उष्मा मिलेगी। मतलब मीथेन एक प्रकार का ईंधन है, और जब भी हम ईंधनों को जलाते हैं तो क्यों जलाते, उष्मा प्राप्त करने के लिए। तो वही उष्मा ही निकली, और उष्मा का उत्सर्जन ही अभिक्रिया कहलाया क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी तरह हमसे आगे कह रहे हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कह रहे हैं कि ऐसा कोई पदार्थ है जिसको पूर्ण करने के लिए उष्मा अवशोषित करनी होती है। अगर इनके कुछ और एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखिएगा, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये अपनी कॉपी पे कहीं नोट कर लीजिए, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, पहचानिए। तो श्वसन याद कर लीजिए, प्रकाश संश्लेषण याद कर लीजिए, और जैसा कि मीथेन आप जानते हैं प्राकृतिक गैस है, तो प्राकृतिक गैसों का दहन क्या चीज बच्चा, प्राकृतिक गैसों का दहन, यह भी एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक, आगे चलें। अब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, जैसे याद करिए आपके पास मर्क्यूरस क्लोराइड है HgO। अब इसको जब आप उष्मा देंगे, देखो तीर के बाद अगर आएगा तो क्षेपी, और अगर तीर के पहले आ जाएगा तो शोषी। तब यह बच्चा सिल्वर, सिल्वर तो है नहीं, मरकरी है ना, Hg
और O2 में ब्रेक होगा। तो 2 लगा दो यहां पे, 2 यहां लगा दो। बताइए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी पहले क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़े। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग है कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। तो 2 प्रभाव बताए थे। एक आपको बताया था, क्या याद करिए कौन सी थी? एक प्रभाव था हम लोग के पास, दैनिक जीवन की बात कर रहे हैं, और हमारे दैनिक जीवन में एक प्रभाव देखने को मिला था विकृत गंधिता। मतलब अगर कोई भी है वो क्या हो जाए, सड़ जाए, तो उससे उत्पन्न बदबू को ही कहते हैं विकृत गंधिता। और दूसरा आपको बताया था संक्षारण। क्या क्या? विकृत गंधिता और संक्षारण। अगर विकृत गंधिता की बात करें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रैंसिडिटी, और ये हमारा है कोराइजन। विकृत गंधिता का एक शाब्दिक अर्थ ये भी है खाद्य पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ जो तेलयुक्त होते, वसायुक्त होते, उनका क्या हो जाना, खराब हो जाना, सड़ जाना। और उनको बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, कुछ कारक, जैसे फ्रिज का इस्तेमाल करके, प्रति ऑक्सीकारक अम्लों का इस्तेमाल करके, ठीक है। संक्षारण, संक्षारण का शाब्दिक अर्थ है जंग लगना, और जंग लगने को जब हम बचाएंगे तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, तेल के द्वारा, ग्रीस के द्वारा, पेंट करके, गैल्वेनीकरण, ये सारी प्रक्रिया के द्वारा हम बचा सकते हैं। और इस तरह आज का हमारा फाइनल शॉट पूरा हुआ। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को ये फाइनल शॉट बहुत अच्छा लगा होगा। आइए एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी। देखिए ये 2021-22 की परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसको याद रखिएगा कि अगर हम पहली बात करें रासायनिक अभिक्रिया में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पेपर का पैटर्न जानना है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित होती है उसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी जो है एनसीईआरटी बुक है। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक है उनके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप एक्सरसाइज का 4, 5, 6, 7, 8 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4, 5, 6, 7, 8 उसमें आप देखोगे आपके 100% चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे मैसेज या कॉल करिएगा। अभिक्रिया का प्रकार टोटल आप याद कर लीजिए, आपको हम टोटल बताए थे 10, आज की फाइनल शॉट में हम ले लिए 7। ठीक है, आगे चला जाए। उसके बाद अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए भाई कौन कौन से कारक होते हैं, उन कारकों को याद करिए, उन कारकों को हम बताते हैं। उसके बाद उनको प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब, उत्प्रेरक और सांद्रण के द्वारा उनको प्रभावित करते हैं। उसके बाद ऑक्सीकरण के प्रभाव, जैसे या तो संक्षारण कोराइजन और या तो विकृत गंधिता। इसके बाद अभिक्रिया के प्रकार, कुछ प्रकार है जिनको याद आप नहीं कर पा रहे थे, उनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक हम आपको दे दिए, इसको याद कर लीजिए, ऐसे में इनको याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारा ये दिया गया ट्रिक हमारे सारे बच्चों को समझ में आया होगा। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया क्लियर कर लीजिए, ज्यादातर जो है आपके रेडॉक्स अभिक्रिया पे आती है। उपचयन जिसे ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं,
अपचयन, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर किसका उपचयन होगा किसका अपचयन होगा, तो इसको आप ऐसे बना के देख लीजिएगा। उसके बाद उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। आप देखोगे आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा है कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बताइए, उष्मा शोषी अभिक्रिया बताइए, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। और लास्ट है विकृत गंधिता और संक्षारण। हमारे दैनिक जीवन में ये सब ऑक्सीकरण के प्रभाव हैं जिनको अलग अलग चीजों से यूज करते हैं। बचाव में एक और याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैसों का प्रयोग करके, याद आ रहा है कि नाइट्रोजन गैसों का प्रयोग करके भी हम लोग विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। बताइए क्या यहां तक हमारे सभी बच्चों को क्लियर है? तो यस सर में दीजिए। अगर आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक्स जरूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा अगर कोई डाउट होगा। ऐसे ही हम सभी वीडियो के फाइनल शॉट आपको बनाएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाएंगे। और हाफ ईयरली के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एनुअल की तैयारी। वैसे आप देखोगे हमने 4 चैप्टर पढ़ा दिया क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में 5 चैप्टर भी आ रहे हैं, लेकिन हम हाफ ईयरली को बेस पे ध्यान देखते हुए 4 चैप्टर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर फिर भी किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल या मैसेज कर सकिएगा। अगर आपके सुझाव होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।